एटॉमिक नंबर मीन्स वो उसने बोला था नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है क्योंकि वो तो कभी भी निकल सकता है। एक्चुअली में एटॉमिक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है नंबर ऑफ, वो गलत बात है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सोडियम में क्या होता है 11 हो गया ना प्रोटॉन, और सोडियम प्लस आयन बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तब एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? तो वही बात है, जो एसेंस है वो एटॉमिक नंबर का है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे वही हमारा एटॉमिक नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं बोलूं मैंने लिखा है 92 यूरेनियम 238, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होनी चाहिए, 238। और जो भी डाउट है क्लियर करते जाओ यार, इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। चार्ज का किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊं, जब भी मैंने यूरेनियम 238 को कन्वर्ट किया था प्लूटोनियम 239 में, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछे नहीं, उसके पहले जो आपने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है फिर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक चीज बताओ मैंने उसको मैं बताया, ये तुम्हें पता है कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मैंने तुम्हें ये बताया कि एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन 10 प्रोटॉन है, कई सारे प्रोटॉन, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। भाई इतनी छोटी सी जगह पर ढेर सारे प्रोटॉन है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कोई ना कोई फोर्स जरूर होना चाहिए जो इनको क्या करेगा, बांध के रखेगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कमजोर पड़ेगा, ये रिपेल क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रिपेल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया और उनको बांधने वाला फोर्स क्या हो गया, वीक पड़ गया। तो रिपेल ज्यादा मुझे लगेगा तो ये क्या होंगे, प्रोटॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, इसकी वजह से न्यूक्लियस तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल जब ज्यादा हो रहा है तो ये कैसे स्टेबल होगा भाई, प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे तो उनका रिपल्सन जो है, रिपल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बराबर हो गया तो उसने बात करा। इसकी वजह से मेरे को क्या होती है, अनस्टेबिलिटी होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा बताएं समझ में आ रहा है, कौन कौन है यहाँ पर, शौर्य और कौन कौन है एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ हाँ, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछो, ये पहली बार से मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा हो कि जैसे थोड़ा सा भी समझ में लिया। हाँ, सेंट्रीफ्यूज बेटा एक मशीनरी है ऐसे, एक, और इसको अपने साइज में बनाओ, समथिंग लाइक दैट। यहां पर मैंने यूरेनियम को गैसियस स्टेट पर डाल दिया, यूरेनियम 238 भी डाल दिया, यूरेनियम 235 भी डाल दिया। अब इसको मैंने तेजी से घुमाया, तो जैसे मैं ऐसे मथता हूँ मिल्क को, और जो मक्खन होता है वो बाहर निकल के चला जाता है, क्योंकि मक्खन क्या है, हैवी, वो आउटर लेयर में चिपक जाता है बर्तन में। इसी तरीके से जो हैवी आइसोटोप है यूरेनियम 238, ये कहां पर, यहां पर चिपक जाएगा, और बीच में क्या रह जाएगा, यूरेनियम 235 रह जाएगा। अब इधर पे जो यूरेनियम 235 है, जरूरी नहीं पूरा यूरेनियम 235 हो, यूरेनियम 238 भी हो, बट यूरेनियम 235 का परसेंटेज ज्यादा हो। इसको निकाल के पैरेलल में मैंने दोबारा डाल दिया और फिर रोटेट कराया। जब मैं दोबारा रोटेट करा रहा हूँ तो फिर यूरेनियम 238 बाहर निकल जाएगा, फिर यूरेनियम 235 का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से यूरेनियम 235 का हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाते चले जाते हैं, तब तक करेंगे जब तक डिजायर्ड जितना भी हमें चाहिए वो नहीं मिल जाता। हाँ, गैसेस फॉर्म, फिर उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर लेंगे।
मतलब फ्यूल में कन्वर्ट, जब फ्यूल की तरह यूज करना है गैस नहीं यूज करते, सॉलिड यूज करते हैं, तो उस गैस को हम दोबारा सॉलिड करते हैं। दिस इज व्हाट। और भी जो क्वेश्चन है उस पे चलो। जरूरत है, क्योंकि जितना फिजिकल पार्ट में खत्म हो गया, इसके अलावा अब तुम्हें कहीं पर भी फिजिक्स का कोई यूज नहीं है, कहीं पर भी केमिस्ट्री का कोई यूज नहीं है। तो अभी अभी जो भी प्रॉब्लम है पूछना हो अभी पूछ सकते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ रहा है राइट, पीछे सब लोगों को। उसमें कोई चीज फिजिक्स का एटॉमिक नंबर केमिस्ट्री ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ जियो पॉलिटिक्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ घबराओ मत, वो था जितना फिजिक्स निकलना था, जितना निकलना था वो निकल चुका है, अब कुछ भी ऐसा नहीं। अब कॉन्सेप्ट बड़े सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जरा ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं जरा एक बार थम्स अप प्लीज। ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम हो तो यार प्लीज क्वेश्चन पोस्ट करते रहना। आई होप समझ में सबको आ गया होगा, बहुत बेसिक चीजें थी, मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड सो ऑन। एनपीटी से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में ये और रेलेवेंट हो जाता है, तो प्रोबेबली क्वेश्चंस सारे। प्रोलिफरेट करने का मतलब क्या था, देखिए जहां पर भी रनिंग नोट्स की जरूरत पड़े यार बनाते रहना, मेरे हिसाब से बाकी मैं लिखूंगा छोटी छोटी चीजें रह जाती। देखिए यस, प्रोलिफरेट करना मतलब नंबर्स बढ़ाना, फैलाना या चीजों की क्वांटिटी को बढ़ाना। दिस इज व्हाट द प्रोलिफरेट करना है या प्रोलिफरेशन। देखिए यूएसए, अभी सबको ये तो समझ में आ गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं, इनरिच्ड यूरेनियम से बनने चाहिए, या तो 90% से ज्यादा इनरिच्ड यूरेनियम होना चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ यूरेनियम 235 को इनरिच्ड करना पड़ेगा। कब तक? 90% नेचुरल यूरेनियम को इनरिच्ड करना पड़ेगा, या तो ये तरीका हो सकता है। क्या प्लूटोनियम को इनरिच्ड करने की जरूरत है? नहीं, हमें नेचुरल यूरेनियम को इनरिच्ड करना है, बट प्लूटोनियम को एज इट इज हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। यूएसए 1955, मैं बोल सकता हूँ यूएसए के पास क्या था, न्यूक्लियर बॉम्ब था, सभी के सभी। प्रॉब्लम ये होती है कि न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर अटैक कहीं पर भी होगा, एक तो तुरंत ही लोग मर जाएंगे,
क्योंकि टेम्परेचर मैंने बताया था कि जब भी न्यूक्लियर अटैक होगा तो टेम्परेचर सराउंडिंग में एक फायर बॉल बन जाता है, यानी आग का बड़ा सा, और वो टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचा देता है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड समझ रहे हो ना, कि जो भी चीजें होगी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तुरंत क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी ह्यूमन है आसपास के सराउंडिंग एरिया में, सब क्या हो जाएंगे, तुरंत वेपर में। ये 20 किलोमीटर तक होगा टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, बट अगले 100 किलोमीटर तक भी कोई भी इंसान नहीं मिलेगा किसी भी लाइफ फॉर्म का। ये कहानी है। लोग दो तरीके से मरते हैं, एक तो पहले जो सडन टेम्परेचर राइज हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, गर्मी की वजह से लोग मरते हैं, ये तो तुरंत मरे हैं। उसके बाद लोग और भी मरते हैं क्योंकि रेडिएशन। ये रेडिएशन क्या करती है, तुम्हारी बॉडी में जाएंगी, बॉडी में तुम्हारे डीएनए होंगे, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, हालांकि शायद अभी समझ में नहीं आए, नाइट्रोजनस बेस होंगे एटीसीजी करके, ठीक है। एटीसीजी में चेंजेस आएंगे, क्या करेगा, म्यूटेशन, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन, तो ये तुमको कैंसर देगा, ठीक है। तो होने वाले बच्चे भी क्या होते हैं, अपंग होंगे, उनको कैंसर होगा। तो सिर्फ एक जनरेशन खत्म नहीं होती जब भी न्यूक्लियर अटैक होता है। न्यूक्लियर अटैक होने के बाद जो जिन लोगों को एक्सपोजर मिला है रेडियो एक्टिव और रेडिएशन का, तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी क्या हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं से बीमार रहेगी, कैंसर होगा, या हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, या ब्लाइंड होंगे, और कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी रहती ही रहती है, क्योंकि डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं रेडिएशन की वजह से, ठीक है। ओके, मैंने बोला 1945 यूएसए अटैक किया, इट मींस 1945 में यूएसए के पास क्या था, न्यूक्लियर बॉम्ब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बॉडी बनी, यूनाइटेड नेशंस। आई होप सब लोग समझते हैं। अगर यूनाइटेड नेशन समझते होगे तो तुम लोग P5 भी समझते हो। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, परमानेंट मेंबर? बाकी तुम्हारे आईआर वाले 19 और यूएसएसआर 1947 में यूएसएसआर में, और पहले वाला यूएसएसआर, इसने न्यूक्लियर टेस्ट किया। 45 यूएसए के पास था, यूएसएसआर के पास 1947 पहला उसने न्यूक्लियर टेस्ट अपना किया, यानी न्यूक्लियर वेपन उसके पास भी आ गया। 19 यूके 1952 यूके ने अपना टेस्ट किया, मैं P5 की बात कर रहा हूँ। 19 फ्रांस 1960 में इसने अपना टेस्ट किया। 4 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन हो गया। बचा चाइना 1964, चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो P5 कंट्रीज थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तब तक तो ठीक है, अगर दूसरी कंट्रीज थी न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे तो हमारी हेजेमोनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या दादागिरी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जिसके पास पावर है उसी के पास पॉलिसी आईआर के हिसाब से चलेगा। वैसे के पास पावर है तो वो जब भी चाहेगा किसी भी लॉ को मोल्ड कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग वो लॉ बना सकता है। देख रहे, समझ ही आ रहा होगा तुम्हें। तो कुल मिला के P5 के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो चुके थे 1964 में। अब मुझे ये है कि P5 को ये लग रहा था कि मेरे पास अभी बाहर ही थे, अब P5 को ये लग रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं, किसी ना किसी तरीके से बाकी कंट्रीज को भी मुझे क्या करना है, रोकना है, अदरवाइज मेरी दादागिरी, मेरी हेजेमनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 1967 में वो एक एक्ट लेकर आया, ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी,
उन्होंने इस ट्रीटी में बोला पूरे वर्ल्ड को दो तरीके से बांट दिया है, पूरे वर्ल्ड को दो तरीके से। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ऐसी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उसको नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और ऐसी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे उनको बोल दिया नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। और कट ऑफ डेट क्या रखी? 1960। इट मींस व्हाट? ऐसी कंट्रीज जिनके पास 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन था उनको नाम दिया गया है NWS और न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और ऐसी कंट्रीज जिनके पास 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं था उनको नाम दिया गया NNWS और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। कट ऑफ डेट क्यों रखी गई 1967? क्योंकि 64 से पहले आना नहीं था। 64 जब चाइना ने कर लिया उसके बाद में क्योंकि हम देख रहे हैं NPT 1970 से चल रहा है, फाइनल साइन और सारी चीजें होकर 1970 से NPT लागू है। NPT होने का मतलब क्या था? इन्होंने दो तरीके की कंट्रीज बताई, NWS और NNWS। उन्होंने बोला कि NWS के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो रहेगी, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि इस ट्रीटी को अब जो भी कंट्री साइन करेगी, जो भी कंट्री साइन करेगी वो कौन रहेगा? NNWS। अगर उसने इस ट्रीटी को साइन किया इट मींस वो साइन करने के साथ साथ ये कमेंट कर रही है कि मैं फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा। डिस्क्रिमिनेटरी है ना? ऑब्वियसली तुम्हारे पास तो है और तुम बोल रहे हो कि बाकी कंट्रीज अगर तुमने साइन किया इस ट्रीटी को तो तुम्हें अपना जो अधिकार राइट है कि तुम फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बनाओगे उसको तुम्हें क्या करना पड़ा? छोड़ देना पड़ा। यानी फ्यूचर में आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। सारी कंट्रीज ने NPT साइन करा। पहली चीज तो ये है मैं तुमसे बोलूं कि कंट्रीज को NPT साइन करने से कुछ मिल तो रहा नहीं था, और साथ में NPT साइन करने का मतलब ये हुआ कि आप फ्यूचर में कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएंगे। मैं फिर यही बोलूंगा कि कुछ तो मिल रहा होगा तभी तो उन्होंने साइन की, जाहिर सी बात है। तो NWS ने बोला कि देख अगर तुम NPT साइन कर रहा हो मैं तुम्हें सारी की सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूंगा। व्हाट इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मींस व्हाट? जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, ठीक है, मैं आपकी कंट्री में खाऊंगा, टेक्नोलॉजी भी दूंगा, और मैं क्या करूंगा आपकी कंट्री में आके खुद न्यूक्लियर रिएक्टर लगाऊंगा। अब तुम सोचो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या थी? कॉलोनी थी। एशिया की सारी कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनीज, ठीक है। अब उस कंडीशन में वो आजाद हुई कि जब उनकी इकोनॉमी क्या थी? कुछ भी नहीं थी, जीरो थी। अब सोच एक कंट्री है सपोज इंडोनेशिया और थाईलैंड और व्हाटएवर छोटी कंट्री, अभी अभी ये आजाद हुई है। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अपनी इकोनॉमी को ट्रैक में लाना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाऊंगा या अपनी GDP को बढ़ाऊंगा उससे फायदा क्या मिलेगा? जो मेरे देश की गरीब जनता है उनको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी तो हम लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगे। क्या इंडोनेशिया को उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत थी? मुझे तो नहीं लगता था। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी क्या थी? कि इकोनॉमी को ट्रैक में लाना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना, GDP को बढ़ाना। और GDP को बढ़ाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे जरूरी चीज है वो है एनर्जी। जिस कंट्री में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा।
मैंने हमेशा बोला टरबाइन अगर मूव करेगा तो इकोनॉमी क्या होगी, मूव करेगी। इन सारी कंट्रीज की बेसिक रिक्वायरमेंट थी एनर्जी। मुझे चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए। एनर्जी की भूख है, एनर्जी मिलेगी कंट्री को थोड़ा तो समय ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में आगे बढ़ेगा। ठीक है, सारी कंट्रीज ने सोचा यार कि चलो कम से कम मुझे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेंगे मेरे यहाँ पर, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा तो हमारी कंट्रीज को उसमें चलेंगे। ठीक है, तो सारी कंट्रीज ने एनपीटी साइन कर दी। अब तुम पूछोगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो था ही, हम तो रख रहे हैं और बाकी कंट्रीज को रखने नहीं दे रहे। इन्होंने एक लुभावना प्रपोजल दिया एनडब्ल्यूएस से कि देखो एनपीटी तो तुम लोग साइन कर रहे हो, बट तुम्हें फील होगा कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो एनपीटी इसलिए आया है कि अर्थ से सारे न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वॉरहेड खत्म कर दिए जाए। ठीक है, तो एनएनडब्ल्यूएस ने बोला कि आपके पास तो है, आप ये कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि देख हम दो प्रॉमिस करते हैं, एक तो पहला डिसआर्मामेंट और दूसरा था प्रोलिफरेट नहीं करेगा। तो P5 ने बोला कि चलो हम प्रॉमिस करते हैं, हम जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है P5 के पास सारे के सारे, उस सबको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तभी तो आप कन्विंस होंगे, साइन करना है। उन्होंने प्रॉमिस किया डिसआर्मामेंट कर देंगे। डिसआर्मामेंट होने का मतलब है कि हम सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे P5 के पास जितने भी। तुम लोग साइन तो करो, तुम लोग साइन करोगे तो तुम्हें ये फायदा मिलेगा कि मैं तुम्हारी कंट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाऊंगा, न्यूक्लियर रिएक्टर लग जाएगा तो तुमको एनर्जी मिलेगी। सारी कंट्रीज एंड भी। और दूसरा प्रॉमिस ये बोला कि हम प्रोलिफरेट भी नहीं करेंगे, एक तो हम खत्म भी कर रहे हैं और दूसरा हम कोई भी प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे, यानी अब फ्यूचर में कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। टाइम था 1967 से 70 के, और चल रहा था, साइन होते चले गए, 70 में एनपीटी आया और वो टाइम था कोल्ड वॉर का। एंड बिलीव मी, बोलने के लिए था सिर्फ डिसआर्मामेंट। कोल्ड वॉर में दोनों के बीच में होड़ लगी थी, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, कि कौन कितने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन पायलट करेगा। आप एक जगह पे प्रॉमिस कर रहे हो कि हम डिसआर्मामेंट करने वाले हैं, और जब सबने साइन कर दिया तो आपने डिसआर्मामेंट की बात छोड़ो, अब तो प्रोलिफरेट करने लगे। दिस इज व्हाट द यूएसएसआर और यूएसए इज। ठीक है, समझ में आया सब कुछ। कुल मिला के इस ट्रैप में सारी कंट्रीज फंस चुकी थी। सबने बोला कि मेरी रिक्वायरमेंट एनर्जी है, क्योंकि अभी ही मैं क्या हुआ हूँ, जो कॉलोनियल पीरियड था वो ओवर हुआ। अभी मुझे अपनी इकोनॉमी को क्या ट्रैक में लाना है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सबने क्या बोला, सही हो गया। बात आती है इंडिया की। इंडिया से बोला गया कि भाई एनपीटी साइन करो, और इंडिया को हमेशा से पता था एक दिन हम वर्ल्ड पावर बनेंगे। रीजन भी हमारे पास पॉपुलेशन है और हमें वर्ल्ड पावर एक ना एक दिन बनना ही है। अगर मैंने एनपीटी साइन कर दी तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाऊंगा, और अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा तो मैं कभी भी वर्ल्ड पावर नहीं बन सकता। इंडिया ने मना कर दिया एनपीटी साइन करने से। इंडिया ने एनपीटी साइन करने से मना किया, और उन्होंने P5 से बोला कि चलो आपका गोल, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि पूरे पृथ्वी से किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। चलो मैंने ये भी माना कि आपने प्रॉमिस किया है डिसआर्मामेंट, करूंगा मैं। ठीक है, मुझे बताइए, टाइम बताइए कितने साल में, 5 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, लिख के दीजिए क्लॉज में कि इतने साल में मैं डिसआर्मामेंट कर लूंगा। किसी ने नहीं बोला कि इतने साल। जो टाइम वाला क्लॉज था वो था ही नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं था। इंडिया ने बोला जब तक ये क्लॉज वाला नहीं आएगा, टाइम वाला क्लॉज कि कितने टाइम में आप डिसआर्मामेंट करेंगे, तब तक मैं ये साइन नहीं करने वाला। इवेंचुअली इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया।
ओके, यहाँ तक की कहानी तुम्हें समझ में आ गई? कुछ और कंट्रीज भी थी और इंडिया को हमेशा से पता था कि उसे एक ना एक दिन न्यूक्लियर वेपन बनाना ही बनाना। रीजन भी, चलो पॉपुलेशन है, मेरी पावर, वर्ल्ड पावर मुझे बढ़ना है, वो अलग चीज है। इंडिया को हमेशा से पता था कि दोनों तरफ होस्टाइल नेबर है, वेस्टर्न नेबर हो चाहे ईस्टर्न नेबर हो, दोनों फ्यूचर में होस्टाइल होने वाले हैं। और दोनों होस्टाइल होने वाले हैं तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। और हमने एनपीटी को साइन नहीं किया, ठीक है? ओके, एनपीटी इंडिया ने नहीं साइन किया, एनपीटी पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, एनपीटी कभी इजराइल ने भी साइन नहीं किया, नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी साइन किया। एंड 2003 में उसने एनपीटी की मेंबरशिप से अलग हो गया। एक पागल आदमी है वहां पर, कुछ नहीं कर सकता। 2006 में उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया पहला। नाउ यू गॉट इट। पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज है जिन्होंने एनपीटी नहीं किया, उसमें से एक है इंडिया, एक है इजराइल, एक है पाकिस्तान, और अब एक और है नॉर्थ कोरिया जो एनपीटी साइन नहीं किया है, पहले किया था बाहर चला गया। एक कंट्री और है साउथ सूडान है। देखोगे अभी ये सूडान से रिसेंटली ही नया कंट्री बना है, बहुत छोटा सा कंट्री है, उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ है एनपीटी। उनको वैसे भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत नहीं है, ना बना पाएंगे। इट्स नॉट सिचुएशन। ओके, तो ये सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन वो एनपीटी साइन नहीं किया, ठीक है? इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974, ऑपरेशन स्माइलिंग बुलरॉय, ठीक, यानी 74। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में आफ्टर ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2, आई होप सुना होगा। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। इजराइल की कहानी अलग है। इजराइल के गवर्नमेंट ने कभी ये डिक्लेयर ही नहीं किया कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, और ना तो कभी डिनाई किया कि मेरे पास, उसका स्टांस न्यूट्रल है। ना तो उसने कभी बोला इजराइल गवर्नमेंट ने कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, और ना कभी डिनाई किया कि मेरे पास नहीं है। बट रिसेंटली हमास वॉर में, जब हमास युद्ध चल रहा था, तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल क्या करेगा, न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये पहली बार था जब इजराइल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये बोला है कि मेरे पास, हिंट दी है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। उससे पहले कभी किसी इजराइल ने हिंट नहीं थी। तो अगर मैं बोलूं कि पूरे वर्ल्ड में किन किन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो पूरे वर्ल्ड में P5 के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अदर देन P5 के पास इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, एंड इजराइल के पास है। ओके, चलो एनपीटी होने का मतलब क्या है? एनपीटी होने का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो मैं इवेंचुअली अगर मैं कंक्लूजन में पहुंचूं एनपीटी के, तो मैं बोल सकता हूं इसी तरीके की टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, वर्टिकल फाइनल एनपीटी का आउटकम क्या निकला? वर्टिकल प्रोलिफरेशन तो अलाउड है, बट हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन अलाउड नहीं है। ये वर्ड क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? वर्टिकल प्रोलिफरेशन होने का मतलब है, सपोज यूएसए के पास ऑलरेडी क्या है, न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है? एक के बाद उसने दूसरा भी कर सकता है, 500 भी कर सकता है, 1000 कर सकता है, जितना भी चाहे उतना ही न्यूक्लियर वेपन पायलट कर सकता है, यानी वर्टिकली वो बढ़ा सकता है। बट दूसरी कंट्री नहीं कर सकती। दूसरी कंट्री क्या कर सकती? न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती, न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकती, तो हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन अलाउड नहीं है। क्या इस चीज का मतलब समझे तुम लोग? यू गॉट इट? मैं फिर से बताऊं बेटा। हॉरिजॉन्टल मींस कि सपोज ये यूएसए है, ये इंडोनेशिया है,
इसके बगल में ये थाईलैंड है, ये श्रीलंका है। अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियर वेपन बढ़ने लगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन अलाउड नहीं है, बट वर्टिकल प्रोलिफरेशन अलाउड है। यूएसए जितना भी चाहेगा, वर्टिकल मींस दिस इम्पोर्टेंट, वर्टिकल प्रोलिफरेशन यूएसए जितना भी चाहेगा न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, जितने भी चाहे न्यूक्लियर वेपन रख सकता है। दिस इज नॉट द वर्टिकल प्रोलिफरेशन। फाइनल आउटकम ऑफ एनपीटी इज वर्टिकल प्रोलिफरेशन इज अलाउड बट हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन इज नॉट अलाउड। ये निकल के आया। क्लियर है सबको? जिन जिन कंट्रीज ने एनपीटी साइन कर लिया, वो कंट्रीज क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते और न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। इसलिए क्या क्लियर है सबको? न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो आप यानी किसी भी कंडीशन में जो कंट्रीज एनपीटी साइन कर चुकी हैं वो यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं कर सकते। एक सर्टेन लेवल तक कर सकते हैं, यानी लो इनरिच्ड यूरेनियम तो रख सकते हैं, बट हाई इनरिच्ड यूरेनियम नहीं रख सकते। ठीक है। ईरान यूएसए को इंटेलिजेंस से ये पता चला कि ईरान क्या कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन सही है कौन गलत है, जब बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। यूएसए को पता चला कि ईरान न्यूक्लियर यूरेनियम का क्या कर रहा है, इनरिचमेंट कर रहा है। अगर इनरिचमेंट कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, किससे करेगा? मैंने अभी बताया तो मशीन है, सेंट्रीफ्यूज। यानी ईरान के पास सेंट्रीफ्यूज है। दो जगह है ईरान में, नातांज एंड फॉर्डो, तेहरान से ज्यादा दूर नहीं है। अमेरिका को इंटेलिजेंस से यह खबर मिली कि ईरान नातांज एंड फॉर्डो में सेंट्रीफ्यूज, उसका जमीन के अंदर, उसने बंकर में, जमीन के अंदर बंकर में सेंट्रीफ्यूज लगा के रखा हुआ है और वहां पर इनरिचमेंट कर रहा है। इनरिचमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात की बात है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कुल मिला के उसने एनपीटी साइन किया है तो नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, वो अलग कहानी है कि यूएसए तो उसमें मैं नहीं जानता, जो फैक्ट है। इसको इंटेलिजेंस से खबर मिली कि नातान या फॉर्डो में क्या है, अंडरग्राउंड या बंकर में है, उसने क्या लगा के रखा है सेंट्रीफ्यूज और वहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। भाई जितना भी काम तुम्हारा होना है लो एनरिचमेंट यूरेनियम से हो जाता है। मैं हाई एनरिच्ड यूरेनियम कर रहा हूँ, इट मींस कि आप क्या बना रहे हो, न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो। और ये वजह थी, अभी के वॉर की बात नहीं है, कुछ टाइम पहले जब ईरान और जब यहाँ पर क्या हुआ था, ब्लैकआउट हुआ होगा, उस टाइम पे जब सॉरी पाकिस्तान की उससे पहले की बात है, जब ईरान और यूएसए का जो पहला वॉर शुरू हुआ, यूएसए एंड ईरान का, वो इसकी वजह से हुआ। यूएसए ने क्या किया, यहाँ पर बंकर बस्टर बम भी सुने होंगे, अगर न्यूज पढ़ते होंगे सुनते होंगे। बंकर बस्टर बम कैसे होते हैं, ये सपोज सरफेस, यहाँ पे बंकर बस्टर बम तुमने डाले, यहाँ पर ये क्या होगा, एक्सप्लोजन नहीं होगा, ये डीप पेनिट्रेट करते हुए डीप अंदर तक जाएंगे सरफेस का और यहाँ पर जाकर एक्सप्लोड करेंगे। दिस इज व्हाट द बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर बम इधर में भी, नातांज में भी एंड फॉर्डो में भी बंकर बस्टर बम से जो इनरिचमेंट फैसिलिटी, यूएसए बोलती थी कि वहां पर इनरिचमेंट फैसिलिटी है नहीं है मेरे को नहीं पता, बट यूएसए ने बोला कि यहाँ पर क्या था, इनरिचमेंट फैसिलिटी थी और मैंने उनको बंकर बस्टर बम से क्या किया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये रीजन था जो अभी वॉर चल रहा है, वो वॉर की स्टार्टिंग वहां से हुई है। एंड बिलीव मी, यूएसए के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने का ताकत पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो कंट्रीज के अलावा कोई तीसरी कंट्री यूएसए में अटैक नहीं कर सकती, सिर्फ ईरान और सिर्फ नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा तुम चाइना देख लो, रशिया देख लो और व्हाटएवर भी है, कोई भी कंट्री यूएसए के ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। रीजन है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसे पता है कि अगर मैं यूएसए के ऊपर अटैक करूंगा तो यूएसए भी क्या करेगा,
वो अपना नुकसान करा। और ईरान और नॉर्थ कोरिया मतलब हम तो मरेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना, वो वाला कंडीशन है। तो ये दो कंट्रीज अटैक कर सकती है। और रीजन बीइंग, तुम चलो अटैक भी कर दो ना, कहाँ पे अटैक, तुम यूएसए तक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि बैलिस्टिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके हर कंट्रीज में लगे हुए हैं। पूरे तुम इधर पे अरेबियन कंट्रीज में देखो, ईरान को लिए कि ईरान कहीं अटैक ना कर पाए, ओमान, कतर, सब जगह क्या है, अमेरिकन बेस है। उस अमेरिकन बेस में क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर तुमने ईरान में अटैक करने की कोशिश करी तो यही की बैलिस्टिक यही बेस को खत्म कर दिया जाएगा। ये ईरान से बचने के लिए है। और यूएसए के डिफेंस मैकेनिज्म और डिफेंस मशीनरी, और मैं बोलूं कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नॉर्थ कोरिया के लिए कहाँ लगा रखा है, उसमें साउथ कोरिया है। पूरा यूरोप में फिनलैंड और सब जगह उसने लगा के रखा हुआ है। कौन सा ऐसा है, अब कई जगह उसने लगा के रखा हुआ है। पैट्रियट है, हार्ड है पैट्रियट। आई होप यहाँ तक तो मैं थोड़ा सा समझ में आया होगा। नहीं, फिर बात वही है ना, अब इसमें तुम डीप में जाओगे। मैं सोच रहा था कि मैं डिफेंस में तुम्हें ये सब चीजें बताऊं, इसलिए मैंने तुम्हें हल्का सा ओवरव्यू दिया है। देखो बेटा, एक मशीन, एक मिसाइल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आईसीबीएम, ध्यान से सुना, आईसीबीएम, दिस इज कॉल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अपनी जो अग्नि 5 है ना, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। पूरी दुनिया में से कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो क्लेम कर सके कि मैं 100% आईसीबीएम को क्या करूंगा, इंटरसेप्ट कर पाऊंगा। इंटरसेप्ट करने का मतलब है मैं पहचान के उसको डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। यानी कोई भी कंट्री, प्रेजेंट सिनारियो में कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकती है कि उसके ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उसको क्या करेगा, इंटरसेप्ट करके खत्म हो देगा। या इम्यूनिटी नहीं है, किसी भी कंट्री में न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, बट उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आईसीबीएम होगा। मिसाइल नॉर्थ कोरिया के पास है, और ईरान को बनाने के लिए चाइना पीछे से बैकअप दे रहा है। दिस इज व्हाट वी गुड कॉन्फिडेंस। तो नहीं करता है कि चाइना के सारे ओनर से और बहुत से नेगोशिएशन जा रहे हैं, बैकअप मिलता है हमारा कुछ। सिक्योरिटी अभी करंट ऑफिस में सही थी, यूएस ने अपना नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। हाँ, तो उसमें उन्होंने और एक कंट्री ऐड किया, पाकिस्तान। बहुत सारी, मतलब वो तो है ही, पाकिस्तान का भी बेस बनाएगा वो काउंटर करने के लिए चाइना को, और इधर को ईरान को काउंटर करने के लिए। और कोरिया, रशिया, चाइना और पाकिस्तान को ऐड किया था। बहुत सारी, बट एज सच देखिए, यूएसए के डिफेंस प्रोग्राम या डिफेंस सिस्टम यूएसएसआर में नहीं है, वो सिर्फ 2 कंट्रीज के लिए। बाकी रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए ऑब्वियसली कई सारे हो सकते हैं, बट वो डिफेंस, मेरा जो कहने का मतलब था कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है, यूएसएसआर का पाकिस्तान में नहीं है, वो सॉरी यूएसए का पाकिस्तान में नहीं है, और यूएसएसआर में भी नहीं है, क्योंकि उसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 कंट्रीज से निपटना है। 2 कंट्रीज से निपटना है, तो ईरान और नॉर्थ कोरिया से। इसको, इसके अलावा कोई भी अटैक नहीं करेगा। इनसे निपटने के लिए इधर गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे, और नॉर्थ कोरिया से, उसके लिए नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए साउथ कोरिया के पास भी है, थर्ड यूरोपियन कंट्रीज के पास भी क्या है, थर्ड है, बैकयार्ड है। इस यूएस ईरान वॉर में जो कतर में उनका जो बेस है, अमेरिकन बेस, उन्होंने एक रडार था उनका, $800 मिलियन का, तो वही वाला डिस्ट्रॉय किया है। हाँ, वही वाला डिस्ट्रॉय किया है। बट तू अलग समझ, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देख, अगर तू पैट्रियट की बात करेगा, ठीक है, पैट्रियट समथिंग, हालांकि ये डिफेंस की चीज है, अभी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, बट चलेगा। पैट्रियट हो चाहे S-400 हो, ये मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं। इनके पास खुद का क्या होता है, रडार होता है। इनकमिंग जितनी भी मिसाइल्स होती हैं उसको इंटरसेप्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द पैट्रियट हो चाहे S-400। जिस रडार की तू बात कर रहा है वो डेडिकेटेड रडार है, वो सिर्फ इंटरसेप्ट, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं है, उसका काम और भी ज्यादा है। वो पूरे बड़े एरिया में करता है, बड़े एरिया में, सपोज पूरा अरेबियन जितनी भी कंट्रीज है सबको वो ट्रैक कर लेगा। इसलिए वो क्या था, महंगा था, ठीक है। ये है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक है। जैसे S-400 की रेंज कितनी है,
400 to 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की रेंज तक की कोई भी चीज वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा। बट फिर वही बात है ना, अभी इसमें अंदर जाने लगूंगा तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैं बोलूंगा एक्सप्लोरेटरी इज नॉट फॉर द बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज फॉर द क्रूज मिसाइल, पैट्रियट एंड थर्ड, ये क्या है बैलिस्टिक के लिए। फिर मुझे बताना पड़ेगा व्हाट इज द बैलिस्टिक एंड व्हाट इज द क्रूज, फिर वो काफी लंबा चला जाएगा, हम लोग डिफेंस में चले जाएंगे। अभी इसी में रहने देते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ तो हाँ, क्वेश्चन पूछते चलो। बिल्कुल, कभी भी कर सकता है, बट सैंक्शन बहुत ज्यादा होंगे ना, ईरान को भी तो बेचना है इस बार। और ईरान ने बोला भी है कि हम लोग सोच रहे हैं, वहां की पार्लियामेंट जब ये खत्म हुए ये करके तो भी लिया, उससे पहले भी उन्होंने बोला था कि हम लोग एनपीटी से एनपीटी सोच रहे हैं। कोई कंट्री कभी भी हट सकता है एनपीटी से। हाँ बिल्कुल, अभी तो वर्षों पहले है ना, नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है नहीं पता चलता है ना। इट्स अ कंट्री लाइक कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी को नहीं पता ये क्या है ना, क्या चल रहा है। हाईली सेंसर भाई, इतनी ज्यादा सेंसरशिप है कि आप मोबाइल देख रहे हैं ना, ठीक है, एक तो लिमिटेड लोगों के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, आप मोबाइल देख रहे हैं और या तो कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी देख रहे हैं, कुछ कुछ टाइम में रैंडमली आपका स्क्रीनशॉट कैप्शन होगा और वो पहुंच जाएगा हेड ऑफिस में कि आप क्या देख रहे हैं। प्राइवेसी की कहानी तो कहीं और थोड़ा भी उन्हें लगा कि कुछ ऐसा है जो स्टेट के अगेंस्ट है, तो बताओ, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेसी से नहीं बचने। चलिए फिर से बता, नॉर्थ कोरिया ने बनाया एक चीज, क्या चीज। जो डॉक्यूमेंट्स हाँ हाँ, वो तो सही पकड़ रहा है। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे उससे कि एक साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के, एक खान, ठीक है, उसमें मैं आता हूँ थोड़ा सा भैया। एक खान, उनके पीछे तो लंबी कहानी है, उन्होंने तो क्या क्या कारनामे किए हैं, आता हूँ उसमें भी। तब एकदम से आ जाएगा ना तो फिर वो हो जाता है लाइक कैसे मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। तो कोई भी कंट्री जब भी चाहेगा एनपीटी से हट सकता है। अगर उसने एनपीटी साइन किया है, अगर उसने एनपीटी साइन किया है, इट मीन्स कि वो न्यूक्लियर का इंगेजमेंट नहीं कर सकता। अब सपोज श्रीलंका एक कंट्री है, ध्यान से सुन ले जाओ यार, बाकी आऊंगा यार, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है सब में आऊंगा, बट एक साथ नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे टाइम आएगा वो सारे क्वेश्चन की मैं आंसर करूंगा। सपोज श्रीलंका ने बोला श्रीलंका में अभी क्राइसिस हुआ, श्रीलंका ने बोला मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तुमने मेरे से एनपीटी तो साइन करा लिया, एनपीटी अगर मुझे साइन कर लिया है तो मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाने का प्रॉमिस किया, और तुमने भी तो एक चीज बोली थी कि मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दो, सपोज कहीं पे भी लगा दो, कोलंबो के पास ही। एनपीटी साइन किया हुआ भाई, इसको रिक्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है देना पड़ेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर अगर लगाया है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी देना पड़ेगा इसे, और फ्यूल भी देना पड़ेगा, और फ्यूल क्या है, इंटरेस्ट यूरेनियम। मेरे पास इंग्लिश में यूरेनियम का प्रॉब्लम है। अब इस रिएक्टर फैसिलिटी में श्रीलंका और ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। दो चीजें हैं, सपोज श्रीलंका को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है, छोटा सा कंट्री है, क्या करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब बना के। ये तो कर सकता है कि इन्वेस्ट यूरेनियम करके तो किसी कंट्री को बेच दें, बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो खरीद रहे बैटरी, हम उसको बेच रहे हैं, हमारी कंट्री को ढेर सारा पैसा मिलेगा, हम तो वैसे भी क्राइसिस में। हालांकि उसने ऐसा किया नहीं, बट मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेफ गार्ड मैकेनिज्म, और सेफ गार्ड मैकेनिज्म, व्हाट इज सेफ गार्ड मैकेनिज्म। जो भी आपकी फैसिलिटीज हैं, जहां पर भी मैंने इंडस्ट्री यूरेनियम भेजा है, आपने एनपीटी साइन करके
इनरिच्ड यूरेनियम तो ले लिया है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं IAEA। व्हाट इज IAEA? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट? ठीक है, IAEA इट्स लाइक अ वॉचडॉग। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इट्स लाइक अ वॉचडॉग। ये क्या करेगा? ये अपने ऑफिसर्स भेजेगा कोलंबो एयरपोर्ट में। इनके ऑफिसर्स कोलंबो एयरपोर्ट में पहुंचेंगे और फोन करेंगे वहां पे जो मिनिस्टर हो और वट भी, इन लोग कोलंबो एयरपोर्ट में है, 2 घंटे की दूरी पर है, तुरंत हमको ले चुके। कंट्री के ऑफिसर, नेता, प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, कोई भी मना नहीं कर सकता IAEA के ऑफिसर्स को। पहुंच गया है 2 घंटे की नोटिस में, ये कहां पर पहुंचेंगे? न्यूक्लियर फैसिलिटीज में। क्यों पहुंचते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज में? रैंडम चेक करने, इनरिचमेंट फैसिलिटीज तो नहीं कर रहे हैं। कैसे करते हैं रैंडम चेक? बहुत सारे तरीके होंगे, कैमरा लगे रहेंगे, उससे भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद सॉइल का सैंपल लेते हैं, रेडिएशन लेवल चेक करते हैं सॉइल सैंपल में। रेडिएशन लेवल ज्यादा है, इट मींस कि रेडिएशन ज्यादा हो रहा है, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एयर सैंपल लेते हैं, इन्वेंटरी चेक करते हैं कि कितना आप लाए थे, कहाँ यूज किया था, सारे कागज और सारी सब कुछ चीजें ये लोग IAEA के ऑफिसर्स चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म, ठीक है। जिन जिन ने भी NPT साइन किया है उनके लिए क्या है? सेफगार्ड मैकेनिज्म। इवेंचुअली NPT का ऑब्जेक्टिव क्या था? NPT का ऑब्जेक्टिव था कि नॉन प्रोलिफरेशन और किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन ना हो पाए, ठीक है, इसीलिए NPT साइन कराया गया था। अब सेफगार्ड मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? ये श्योरिटी दे रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर भी न्यूक्लियर का इनरिचमेंट नहीं हो रहा है। जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जहां जहां भी आपने डिक्लेयर किया है, आप IAEA के ऑफिसर्स को नहीं रोक सकते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि ईरान में IAEA के ऑफिसर्स पहुंचे और ईरान के अधिकारियों ने उनको मना कर दिया, एयरपोर्ट से ही वापस लौटा। ये पहली चीज थी जो विवाद की जड़ थी। क्यों लड़ाई हुई है तुम्हारी ईरान और USA की? IAEA के ऑफिसर्स ईरान एयरपोर्ट में, तेहरान एयरपोर्ट से वापस लौटा दिए गए, और जबकि कोई भी नहीं कर सकता था। अगर आपने NPT साइन किया है तो 2 घंटे के अंदर, हम 2 घंटे के नोटिस में आप क्या पहुंच सकते? यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है तभी आपने लौटा है। काइंड ऑफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बात की बात है। USA इज वेरी मैनिपुलेटिव। तो क्या प्रॉब्लम ये हुई कि सोच, USA का ईरान बड़ा, USA की और ईरान की बहुत ज्यादा बनती थी। इवन USA ने उसको ये प्रॉमिस भी किया था 67 से पहले, NPT से पहले, कि मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बना दूंगा। सब कुछ ठीक चलता रहा। ईरान जो आज का ईरान है वो उस टाइम का ईरान नहीं था, ठीक है। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, शायद तुम लोगों को पता हो, अगर वर्ल्ड वो पढ़ा होगा तुम लोगों ने। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान और USA की जिंदगी 1990s के दशक में, 1990 के बाद गल्फ वॉर स्टार्ट हुए। शायद ये भी तुम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, उसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। इराक वॉर शुरू हुआ, ईरान से वॉर शुरू हुआ। इस टाइम पे ये देखा गया कि साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ईरान एंड इराक, अंडर द सेफगार्ड मैकेनिज्म आपने कहीं पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है, ठीक है, वो क्या होगी? डिक्लेयर्ड साइट होगी। भाई आपने बाहर से ही कहीं से टेक्नोलॉजी ली है, जब आपने टेक्नोलॉजी ली है बाहर से तो पता है डिक्लेयर्ड साइट है, यानी यहाँ पर आपने क्या किया है? न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है। इनरिचमेंट कर रहे होंगे तो यही पर कर रहे होंगे। यानी अंडर द सेफगार्ड मैकेनिज्म जितनी भी डिक्लेयर्ड साइट
उन सारी साइट में कभी भी क्या हो सकता है, IAEA के ऑफिसर्स जा सकते हैं। बट 1990 के दशक में इन तीन कंट्रीज ने छुप के अलग जो डिक्लेयर्ड साइट से हटकर क्या किया, कुछ जगहों पर इनरिचमेंट करने की कोशिश करी, और ये इंफॉर्मेशन IAEA को पता था। यानी ये लूप होल है, सेफ गार्ड मैकेनिज्म का लूप होल है, क्योंकि सेफ गार्ड मैकेनिज्म के अंदर ऑफिसर्स कहां पर जाएंगे, जो डिक्लेयर्ड साइट है। हम डिक्लेयर्ड साइट में कर ही नहीं है, हम कहीं छुपकर किसी और जगह एनरिचमेंट करें, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि सेफ गार्ड मैकेनिज्म के अंदर में ऑफिसर्स कहां पर जाएंगे, डिक्लेयर्ड साइट्स में। बट अगर कहीं पर आप छुपकर क्या कर रहे हैं, एनरिचमेंट कर रहे हैं, वहां IAEA के ऑफिसर्स नहीं पहुंच सकते थे। 1990 के दशक में इन तीनों कंट्रीज ने क्या किया, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने की कोशिश करी या यूरेनियम एनरिचमेंट करने की कोशिश करी। ये IAEA को पता चला तो उसे समझ में आया कि लूप होल है। तो 93 में एक प्रोग्राम बोलते हैं 93+2, इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, एग्जाम के लिए। 93+2 प्रोग्राम क्यों इसे बोलते हैं 93+2 प्रोग्राम, क्योंकि ये 93 में आया और इसमें ये क्या था, 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना था, इसलिए इसका प्रोग्राम का नाम दिया गया 93+2। 93 मींस इयर्स एंड +2 ईयर, यानी 2 साल के अंदर ये प्रोग्राम पूरा खत्म करना था। अंडर दिस प्रोग्राम जो लूप होल था, उस लूप होल को खत्म करने की कोशिश करी गई, और उस प्रोग्राम को हमने बोला एडिशनल प्रोटोकॉल। एडिशनल प्रोटोकॉल यानी पहले से ही सेफगार्ड मैकेनिज्म एग्जिस्ट करती थी। सेफगार्ड मैकेनिज्म के बाद एक चीज और आई जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल प्रोटोकॉल। अंडर द एडिशनल प्रोटोकॉल कि सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर्ड साइट नहीं, कोई भी ऐसी साइट जहां पर IAEA को इंटेलिजेंस से खबर मिली है या उसे शक हुआ है कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, वहां पर IAEA के ऑफिसर्स जा सकते हैं चेक करने के लिए। समझ में आया? पहले सिर्फ डिक्लेयर्ड साइट था, एडिशनल प्रोटोकॉल के बाद डिक्लेयर्ड साइट प्लस हिडन साइट। और तुम्हें क्या लगता है, नातांज एंड फॉर्डो अनडिक्लेयर्ड साइट्स थी, यहां IAEA के ऑफिसर जाना चाह रहे थे, और ईरान ने उनको यहां जाने के लिए मना किया था। ये डिक्लेयर्ड साइट नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये हिडन साइट है, नातांज एंड फॉर्डो हिडन साइट है, पर हिडन साइट भी किसके, एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, यानी वहां पर भी IAEA के ऑफिसर जा सकते हैं। बट इवेंचुअली ईरान की अथॉरिटी ने उनको तेहरान एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया, एंड नातांज में शक बढ़ गया कि यहाँ पर क्या है, हिडन साइट है जहां पर एनरिचमेंट तो कर रहा है। और यूएसए ने बंकर बस्टर मशीन से नहीं, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है ना कि सपोज मुझे रिएक्टर लेना है, सपोज मैं बोलूं कि इट्स अ तेहरान, ठीक है, तेहरान में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना है। न्यूक्लियर रिएक्टर आप कहीं से तो लेंगे, कहीं से इनरिच्ड यूरेनियम तो लेंगे ही लेंगे, तो वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ना कि हमने आपको यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर दिया है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, बाय डिफॉल्ट है, ऐसे समझ लो, क्योंकि पता है IAEA को यहाँ पर आपने रिएक्टर लगवा के रखा, और इस रिएक्टर के लिए आप क्या लेते हैं, इनरिच्ड यूरेनियम लेते हैं, तो वो IAEA को ऑलरेडी पता है, उसी को बोल दिया है डिक्लेयर्ड साइट। नाउ यू गॉट इट राइट। बट अगर आप हिडन कुछ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर। क्वेश्चंस जो भी है पूछते चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बोलो, पूछो, मैं अभी भी बोलता हूँ क्लास में, जो भी डाउट है, कैसा भी क्वेश्चन है, पूछते चलो, इंटरेस्टिंग है चीजें। एडिशनल प्रोटोकॉल के क्वेश्चन अभी आए हुए हैं PYQ में, 2019 to 2021 सेफ गार्ड मैकेनिज्म के क्वेश्चन आ रहे थे की क्लास में, हम सब करवाएंगे। और क्यों नातांज एंड फॉर्डो खत्म किया गया, अनडिक्लेयर्ड साइट है, डिक्लेयर्ड साइट है तो वो भी कवर होती है किसके अंडर में, एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर में। 93+2 प्रोग्राम कभी भी मेंस में ऐसा आ गया तो तुम्हें पता होगा व्हाट इज द एडिशनल प्रोटोकॉल। इंडिया की कहानी एकदम अलग है। इंडिया ने NPT साइन नहीं किया,
बट इंडिया ने एडिशनल प्रोटोकॉल्स नहीं किए। बट इंडिया के अंदर हर जगह पे IAEA के ऑफिसर नहीं जा सकते। अकेली ऐसी कंट्री है इंडिया जहां IAEA के ऑफिसर हर जगह पे नहीं जा सकते। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो कहानी तो प्रोबेबली हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे हाँ? नहीं, ऐसे समझ नहीं पाओगे ना। उसके पहले तुम्हें समझना ये पड़ेगा ना कि सैंक्शन क्यों लगे इंडिया के ऊपर, है ना। जब तक तुम्हें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति नहीं बताऊंगा तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, NCA। अगर किसी को पता हो, इंडो US एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, ठीक है। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का एक बड़ा अचीवमेंट NCA था, तुम्हारा न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तुम्हें पहले वो समझना पड़ेगा, अदरवाइज मैं पक्का तुम्हें बता देता। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने तुमको क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा है, मैंने तुम्हें बीच में रोक के रखा हुआ है, बट इट विल टेक टाइम। यूरेनियम 233 की बात कर रहे हैं क्या? जैसे आप 99.2 बताना आपने, 0.7 0.1% बहुत कम होगा, काम नहीं करेगा। पहले ये चेक कर तो साइन है क्या? आपके साइड में बहुत कम है। थोड़ी सी कहानी और बची है, वो सुनने चलो तो कितने लोगों ने बाबा जी का नाम सुना है? मिस्टर भूमि जहांगीर बाबा क्या करते थे? उनके बारे में क्या उसमें मैं बात नहीं कहूँ। देखिए आप 67 में एंट्री आया, 70 में फाइनली इंडिया को पता था कि मुझे न्यूक्लियर वेपन बनाना है। इंडिया ने पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में। इसके थ्रू मैं तुम्हें एनर्जी बताऊंगा, हालांकि ये भी कल ही डिटेल में हो पाएगा, पहले एनर्जी तुम सुन लो। 1970 में NPT आ चुका था, ठीक है। 1974 में इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण 1, ठीक है, एंड पोखरण 2, वो पोखरण 1 किया, ठीक है। जब 19 इसका नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। जब भी हम लोग पोखरण कर रहे थे, हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं पोखरण में कर दूं, पोखरण में करूंगा तो एक तरीके से इनडायरेक्टली मैं पाकिस्तान को बता रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन था कि हम लोग लेह लद्दाख में करें, और डायरेक्टली क्या होगा कि हम चाइना को बता सके कि हमने यहाँ पर टेस्ट किया है। दो चॉइसेस थी, बट फाइनल चॉइस कहाँ पर आई? पोखरण में हुआ, लेह लद्दाख में नहीं हुआ। रीजन क्या? रीजन है क्यों हमने पोखरण किया, क्यों रीजन? ज्योग्राफिकल रीजन है। हिमालयन यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये वर्ड अगर तुम्हें समझते हो तो इसका मतलब समझ गए होगे। यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इट मींस सीस्मिक एक्टिविटीज ज्यादा है, पहला तो वो बात है। और दूसरा बात ये है कि ये जो टेस्ट होते हैं क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। अगर तुमने लेह लद्दाख में किया, वो क्या है, माउंटेनियस रीजन। अगर तुमने जमीन के अंदर किया तो लैंडस्लाइड्स ज्यादा हो सकती है। पहला तो रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि सिस्मिक एक्टिविटीज बढ़ा देगा क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन्स है। एक तीसरा रीजन और वो बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है। देखिए अगर तुम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, इट मींस एक्सप्लोजन। इट मींस एक्सप्लोजन मींस टेम्परेचर ज्यादा, और तुम लेह लद्दाख में कर रहे हो, आसपास क्या है, बर्फ है, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर टेम्परेचर बहुत कम है, 0 और एकदम से सब जगह 0 है, सब जगह 0 है, और यहाँ पर एकदम से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। सैटेलाइट क्या करेंगे, तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे कि सब जगह तो टेम्परेचर 0 है, और यहाँ एकदम से इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे हो सकता है। सैटेलाइट तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। फायदा कहाँ पर है?
पोखरण रेगिस्तान में वैसे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर ऊपर तक आने में उतनी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकता है सैटेलाइट, उसमें हो सकता है कि फेल हो गया, बट वहां पर ले लद्दाख में तो उसको तुरंत ही कर लेते। ठीक है, तो कुल मिला के पोखरण में हमने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया। क्लियर है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड को पता चल गया था कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, कई सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे। क्या सैंक्शन थे वो भी मैं तुम्हें कल ही बता पाऊंगा, आज नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो सैंक्शन लगा दिए गए थे सर, उसमें कई सारे सैंक्शन लगे थे। 1962 में एक हमें न्यूक्लियर रिएक्टर मिला था जो तारापुर में लगा है। तारापुर 1 और 2 में जो पहला रिएक्टर लगा था उसमें हम लोग इनरिच्ड यूरेनियम यूज करते थे, वो हमें अमेरिका से मिला था। कौन सी कंपनी थी? जनरल इलेक्ट्रिक। अगर किसी ने नाम सुना हो बेटे कॉलेज समझता होगी जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक ने हमको न्यूक्लियर वो दिया, रिएक्टर दिया, और इनरिच्ड यूरेनियम से चलता था। तो पहला तो ये था कि यूएसए ने हमें फ्यूल देना मना कर दिया, पहला सैंक्शन तो यही था। खैर छोड़ दो, सैंक्शन की बात हम लोग कल करेंगे। अभी की बात यह है कि 1974 में इवन इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, ऑपरेशन स्माइलिंग। बहुत हंसते हुए बहुत ना भी कितना खूबसूरत है। ठीक है, तो न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद पूरे वर्ल्ड को समझ में आ गया कि इंडिया ने टेस्ट किया है। हालांकि इंदिरा गांधी ने ये बोला कि ये जो टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं है। डिक्लेयर उन्होंने ये बोला पूरे वर्ल्ड के सामने, उस तरीके से इस टेस्ट को इस तरीके से बताया कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं है, एक छोटा सा टेस्ट मैंने किया है। किस लिए? सिविलियन पर्पस के लिए। अब तुम बोलोगे कि सर सिविलियन पर्पस क्या था? सिविलियन पर्पस लाइक कि उन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश की कि सपोज हमें माउंटेन में कोई रोड बनानी है, ठीक है, हमने एक छोटा सा न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन कर दिया तो काफी कुछ माउंटेन खत्म हो जाएगा, और हम इस तरीके से सिविलियन पर्पस इज समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से उन्होंने बताया। बट पूरे वर्ल्ड को ये समझ में आ गया था कि नहीं, काम तो हो चुका है। आज अगर ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बट ये फ्यूचर में क्या होगा, ये न्यूक्लियर वेपन्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो 1974 में एक ग्रुपिंग और बनकर आई जिसका नाम था एनएसजी, और एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। एनएसजी मीन्स न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। याद रखना, ये 74 में ही ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ, और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद तुरंत ही एनएसजी बन गया 1974 में। एंड व्हाट इज एनएसजी? एनएसजी एक कार्टेल है, ग्रुपिंग नहीं बोलूंगा मैं, एक कार्टेल है। कार्टेल, CARTEL। कार्टेल मीन्स लाइक जैसे होता है ड्रग कार्टेल्स, और इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो एनएसजी इज समथिंग लाइक दैट कि एक ग्रुपिंग है, 48 मेंबर्स हैं इसके पास। ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जिनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड, नए से नए न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे एनरिचमेंट फैसिलिटी हो, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी किनके पास है? एनएसजी के पास है। ठीक है, यानी अगर आपको नई कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको किसके पास जाना पड़ेगा? एनएसजी के पास। इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, आपको किसके पास जाना पड़ेगा? एनएसजी के पास। एनएसजी में टोटल कितने मेंबर हैं? 48 मेंबर्स हैं। एनएसजी को ज्वाइन करने की शर्त यह है, अगर आप एनएसजी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले एनपीटी साइन करें। अब ध्यान से सुनो, कहानी यह है, ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था किसका? P5 का। उन्होंने एनएसजी ज्वाइन किया और इंडिया को कन्विंस किया कि आप एनएसजी ज्वाइन कर लेंगे तो फ्यूचर में आपको टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया ने बोला कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, एनएसजी तो ज्वाइन किया ही जा सकता है, टेक्नोलॉजी मिलेगी, फिर यूरेनियम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट धीरे से पीछे एक क्लॉज है, आप एनएसजी के मेंबर तभी हो सकते हैं जब आप एनपीटी ज्वाइन करे होंगे। इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया। इंडिया ने एनपीटी तभी भी डिक्लाइन किया था, और जब एनएसजी का डेस्परेट अटेम्प्ट आया कि एनएसजी आप ज्वाइन कर लें तो फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। P5 ने कन्विंस किया इंडिया को कि एनएसजी ज्वाइन करो। इंडिया ने एनएसजी भी ज्वाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, इवेंचुअली एनएसजी 48 मेंबर्स का ग्रुप है, जो कार्टेल है, जो न्यूक्लियर
टेक्नोलॉजी से डील करता है। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन लिखो प्लीज, 2017 or something. What is oblique R? What is oblique R? Oblique R. The consequences of a country. The consequences of a country becoming a member of the NSG. Becoming the member of the NSG. पहला लिखो. It will have access. It will have access to the latest. It will have access to the latest and most efficient nuclear technology. Point number 2. It automatically becomes a member of the NPT. It automatically becomes a member of NSG. बताओ जरा, दो स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन ए है, sorry, it automatically becomes a member of the NPT. Yes, and energy बोलते हैं, automatically becomes a member of NPT. B. तो 2019 2020 में लगता है ईयर बताता जाऊंगा, डोंट वरी, 2017 से है सर. One only is the answer. ऑटोमेटिकली का तो कॉन्सेप्ट है, प्री रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज पढ़. ये तो सबको समझ में आ रहा है कि पहला वाला तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, बट सेकंड वाला यहाँ पर क्या है तुझे समझने की जरूरत है. एनपीटी साइन करेगा तब तू एनएसजी हो सकता है, वो भी ऑटोमेटिकली नहीं है. अब स्टेटमेंट को पढ़ो, ये बोल रहा है पहले आप एनएसजी ज्वाइन करें तो बाद में आप एनपीटी के मेंबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. नो, दिस इज नॉट द केस. आप पहले एनपीटी ज्वाइन करेंगे तब आप एनएसजी हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं. और एनएसजी की मेंबरशिप के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कंसेंसस से लिया जाता है. इट मीन्स व्हाट, 48 मेंबर में 48 मेंबर के 48 मेंबर को ये होना, मतलब उनको क्या होना चाहिए कि ये अंदर आ जाए या ये मेंबर हो जाए. एक ने भी बोला, कंसेंसस होने का मतलब ये है कि एक ने भी बोला कि इसको मेंबर नहीं बनाना है तो आप मेंबर नहीं बनेगा. और तुम्हें क्यों लगता है कि इंडिया एनएसजी का मेंबर अभी तक भी नहीं है? डेस्परेट इंडिया अटेम्प्ट कर रहा है कि एनएसजी का मेंबर हो जाए. क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि चाइना ब्लॉक कर रहा है. 48 में से 38 मेंबर्स रेडी थे इंडिया के लिए, और चाइना के जिनके जिनके बैकअप है उन्होंने मना कर दिया. और चाइना क्यों मना करता है, उसके पीछे रीजन है. चाइना जेनोसाइड से उसे पता है एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम, वो पॉपुलेशन है हमारे पास, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें बनाना आता है. तो अभी श्रीलंका को सपोज क्राइसिस हुई, एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर कहां से खरीदेगा? चाइना से खरीदेगा. अगर इंडिया एनर्जी का मेंबर हो गया तो इंडिया भी भेज सकता है, तो श्रीलंका वहां से ना जाके कहां पर आएगा? इंडिया के पास आएगा. और चाइना सबको क्या चाहता है कि हमारे इन्फ्लुएंस में हो. दिस इज वन ऑफ द रीजन इंडिया के. हाँ, क्योंकि तो एनपीटी भी साइन करना. हाँ, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी. इंडिया एनपीटी कभी भी साइन नहीं करेगा, लिख के रख लो, नेवर. और एनएसजी का मेंबर हो जाएगा बहुत जल्दी. उसके लिए एनसीए है, न्यूक्लियर, जो मनमोहन सिंह के लिए आज नहीं पाएगा बेटा. अपनी क्यूरियोसिटी बस थोड़ा सा, कल आते ही मैं स्टार्ट कर दूंगा इसमें. और भी डिटेल में चीजें डिस्कस करूंगा. तो कुल मिला के एनएसजी का मेंबर इंडिया नहीं है. और
कुछ और है तो वो सेक्टर। अभी इतना समझ लो, इतना कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इंडिया एनपीटी कभी साइन नहीं करेगा। इंडिया एनएसजी का मेंबर अभी नहीं है, बट फ्यूचर में हो जाएगा बहुत। हाँ, उसी लिए मैं बता रहा हूँ कि हो जाएगा। उसके पीछे रीजन है वो, उसके लिए तुम्हें कल वो करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ ना बेटा, बहुत टाइम ज्यादा बचा नहीं, 45 मिनट्स। और तुम्हें ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। जब न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट तुम समझ लोगे, उसके बाद तुमको ये समझ में आएगा कि चाइना ने ब्लॉक क्यों किया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। एनपीटी एनएसजी, एनपीटी में सारे मेंबर एनपीटी के, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं सारी एनपीटी की मेंबर है, एक्सेप्ट सम कंट्रीज लाइक उनका मैंने नाम दिया है। एनएसजी में 48%। एनएसजी क्या है? कार्टेल है जो लाइक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिनके पास, या यूरेनियम है। टाइप्स ऑफ रिएक्टर, टाइप्स ऑफ रिएक्टर एंड रिएक्टर वर्क कैसे करता है पहले ये समझो। कितने लोग हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं क्लास 9 आई थिंक क्लास 9 में? आप सुना होगा, पुरानी आती फिर वही पुरानी चीजें में लेकर मैं आया। पुरानी चीजें जिंदगी में दोबारा से लाइक एंड फैक्ट्स। चलो फिर अच्छा सही करो, कितने लोगों ने पढ़ा है? मॉडरेटर, कूलेंट, कंट्रोल रॉड्स, ये सब कितने कितने लोग पढ़ चुके हैं? ऐसा कुछ याद आ रहा है कि थोरियम तो अभी बहुत है, 30 साल है थोरियम आने से। अभी इंडिया थोरियम में काम नहीं कर पाएगा, इट विल टेक टाइम। अभी हम यूरेनियम में बना रहे हैं, अगले साल से प्लूटोनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे। थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी बहुत टाइम है, इट विल टेक टाइम। बट ये कंफर्म है कि अभी हम यूरेनियम से बना रहे हैं। नेक्स्ट ईयर एफसीआर जब आ जाएगा तो हम प्लूटोनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगेंगे, एंड थोरियम विल टेक टाइम। 3 स्टेज, ओनली 3 स्टेज। मैं डाउट्स को लेके एकदम मत परेशान हो, मुझे पता है क्या क्या डाउट है, मैं कई साल से यही पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे क्या डाउट्स होंगे, बट वो भी पता है कि थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को, क्योंकि उसके पीछे मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, 3 चीजें हैं। सबसे पहले है कंट्रोल रॉड्स। इट्स लाइक व्हाट इज कंट्रोल रॉड्स? न्यूक्लियर रिएक्टर में तुम देखोगे तो फ्यूल के रॉड्स होते हैं, पैलेट्स, लाइक समथिंग लाइक दैट। ये फ्यूल रॉड है, ये फ्यूल रॉड है, ये फ्यूल रॉड है। इस तरीके से फ्यूल रॉड्स बना दी जाती है। फ्यूल रॉड्स ये क्या है? फ्यूल है। इस तरीके से रहता है पैलेट के, इस तरह से ये रहते हैं। समथिंग दिस इज व्हाट द फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड में जैसे ही तुमने न्यूट्रॉन से पेनिट्रेट कराया, क्या होगा? 1 से 3 बनेंगे, 3 से क्या होंगे? 9 बनेंगे, 9 से 27 बनेंगे। अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने का मतलब है कि 1 से 3 बन रहे हैं तो 3 में से 2 को तुमने हटा दिया, 1 को आगे बढ़ने दिया।
फिर वो एक से फिर तीन बनेंगे, उस तीन में से दो को तुमने कंट्रोल कर लिया और एक को क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, This is what it is. तो कंट्रोल रॉड्स इज समथिंग, एक रॉड है, ठीक है, जैसे ये क्या है, तुम्हारे पैलेट्स हैं फ्यूल के, इनके बीच में मैंने कंट्रोल रॉड्स डाल दिए। कंट्रोल रॉड्स किसके होते हैं, कैडमियम के होते हैं, बोरॉन के होते हैं, हैफनियम के होते हैं, कई के हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें एक क्वालिटी होती है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने कैडमियम और ये रॉड इसमें फंसाई, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इस कैडमियम रॉड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी तीन में से दो न्यूट्रॉन इस रॉड में एब्जॉर्ब हो गए, बचा क्या, सिंगल बचा, और वो फिर एक से तीन करेगा, वो जो तीन प्रोड्यूस होंगे वो फर्दर किसमें, इस कंट्रोल रॉड में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तीन में से दो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एक बचेगा और एक आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कंट्रोल रॉड्स का मेन फंक्शन क्या है तुम्हारा, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना, कि तुम्हारी जो रिएक्शन है उसमें एक्सप्लोजन ना हो पाए, वो क्या हो, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो। समझ में आया क्या, दिस इज व्हाट कंट्रोल रॉड्स किसका होता है, कैडमियम की हो सकती है, बोरॉन की भी हो सकती है, हैफनियम की हो सकती है। अब तुम पूछोगे कि सर कैडमियम ही क्यों, बोरॉन ही क्यों, ये बियॉन्ड यूपीएससी चला जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का, ठीक है। ये एक्चुअली सपोज मैंने कैडमियम लिया, ठीक है, कैडमियम के कई आइसोटोप एक साथ आते हैं, वो कई आइसोटोप में जो उनके न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो वो जितना जिसका एनर्जी लेवल होता है वो उसी एनर्जी लेवल के न्यूट्रॉन को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो कई सारे एनर्जी लेवल है, तो कई तरीके के न्यूट्रॉन को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस इज व्हाट द रीजन। हालांकि जरूरत नहीं है, बियॉन्ड यूपीएससी की चीज है, उसका मतलब नहीं है। कुल मिला के तुम्हें ये समझना है कि कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा यूरेनियम को, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट द कंट्रोल रॉड्स। एंड देन फिर आता है कॉन्सेप्ट कूलेंट का, वो मॉडरेटर का। ये इंपॉर्टेंट है। मॉडरेटर दो तरीके के होते हैं, इसीलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, एक मैंने बताया था लाइट वाटर, एक बताया था हैवी वाटर। ये दोनों तभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, तभी ये भी बताया गया होगा कि लाइट वाटर एज ए मॉडरेटर यूज किया जा सकता है एंड हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर यूज किया जा सकता है, और उसमें भी हैवी वाटर अच्छा मॉडरेटर है। ठीक है, पहले ये समझो कि व्हाट इज द फंक्शन, मॉडरेटर होने का मतलब क्या है। ये जो मीनिंग है, समझ में आ रहा है तुम्हें? दिस इज व्हाट यूरेनियम। भाई एक यूरेनियम को मैंने एक न्यूट्रॉन से पेनिट्रेट करवा दिया, एक न्यूट्रॉन के साथ तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, तीन न्यूट्रॉन में से दो को मैंने कंट्रोल रॉड से एब्जॉर्ब करा दिया, बचा हुआ एक न्यूट्रॉन, ठीक है। इसी को फर्दर क्या करना है, चेन रिएक्शन आगे कैरी करना है। बट मैंने बताया जैसे ही क्या होगा, फिशन रिएक्शन होगा, साथ में क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। वो एनर्जी निकली तो वो न्यूट्रॉन की स्पीड को बहुत तेज कर देगा। समझ पा रहे हो, मैंने एक एटम से या न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन क्या किया, पेनिट्रेट करवाया, इसके साथ तीन न्यूट्रॉन निकले और ढेर सारी एनर्जी निकली। तीन न्यूट्रॉन में से दो न्यूट्रॉन तो कंट्रोल रॉड ने एब्जॉर्ब कर लिए, बट एक जो न्यूट्रॉन बचा वो अपने साथ क्या निकला था, ढेर सारी एनर्जी भी रिलीज हुई थी। इस न्यूट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इस न्यूट्रॉन को जब एनर्जी मिली तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और ज्यादा स्पीड वाला क्या होता है,
हालांकि फिर भी बियॉन्ड द यूपीएससी, बट फिर भी सुन लो, सपोज ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, बहुत हाई स्पीड का अगर न्यूट्रॉन इससे टकराएगा तो ये पेनिट्रेट ना करके स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर पेनिट्रेट करवाना है तो मुझे न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा। अगर न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो डाउन है तो वो अंदर जाकर क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा। यानी जो रिलीज हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स, उनको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को तुम्हें स्लो डाउन करना पड़ेगा। अगर स्लो डाउन नहीं करोगे तो ये यूरेनियम 235 से मिलेगा तो जरूर, बट उससे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी फिजन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। वो क्या करेगा, स्कैटर्ड होके बाहर निकल जाएगा। यानी मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर में जरूरत इस बात की है कि मैं जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उनकी स्पीड को कम करूं। स्पीड को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर। समझ में आया? एंड व्हाट इज द मॉडरेटर? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, लाइट वाटर और हैवी वाटर, ठीक है। न्यूट्रॉन आया, वाटर से क्या हुआ, टकराया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शायद तो कोई समझता हो, नहीं भी समझता होगा तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। तेज स्पीड से आया, इससे टकराया, हल्का सा स्लो हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, टकराया तो फिर उसको वाटर मॉलिक्यूल मिला, उससे टकराया, फिर स्लो हो गया, फिर टकराया, स्लो हो गया। इस तरीके से कई प्रोसेस में ये वाटर मॉलिक्यूल से टकरा टकरा के क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और स्लो हो जाने के बाद जैसे ही इसको यूरेनियम 235 मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235 इसको कैप्चर कर लेगा। क्योंकि अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल न्यूट्रॉन। याद रखना, द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, थर्मल न्यूट्रॉन होने का मतलब ये है, कई बार आर्टिकल में मिलेगा तुम्हें, और खास तौर पर जब तुम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि आने वाला है। थर्मल न्यूट्रॉन होने का मतलब है न्यूट्रॉन की मैंने स्पीड को क्या कर दिया है, कम कर दिया, ठीक है। क्यों कम किया है, क्योंकि अगर वो फास्ट होगा तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा यूरेनियम 235 को, स्कैटर्ड होकर निकल जाएगा। अगर उसे पेनिट्रेट करना है तो उसकी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द मॉडरेटर इज। क्लियर है? एकदम ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में यार, क्या चीज़ है? अब ऐसे समझने की कोशिश करो। देखो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब कहाँ पर भी होंगे, बाकी उसका वर्किंग कैसा है मैं बता रहा हूँ। दिस इज नॉट द न्यूक्लियर रिएक्टर, ऐसे ही बने रहेंगे। कल पक्कम भी जाओगे देखोगे वहां पर भी ऐसा होगा। तारापुर जाके घूम के आओ, तभी ये सब चीजें करना चाहिए तुमको, स्टूडेंट। लेकिन आज तक नरौरा नहीं जा पाया, तभी फेल भी हो गया। ये बात है, तुम लोग उठा रखा। हाँ, खैर, वर्किंग इसका देख लेते हैं। और बेहतर, थोड़ी देर में समझ में आएगा। ऐसे समझो, दिस इज कॉल्ड कोर एरिया। कोर एरिया ऐसा एरिया जहां पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा, ठीक है, यानी एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। कोर एरिया में तुम ऐसा ऐसे तुम देख रहे हो क्या है, फ्यूल रॉड्स है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था इस तरीके से फ्यूल रॉड्स लगी है। फ्यूल रॉड्स के ऊपर ये तुम देख रहे हो, ये ऐसे लगा हुआ है कंट्रोल रॉड्स। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो दिखा देता हूँ, बॉइलिंग वाटर, उससे तुम्हें समझ में ये आसान है समझना तुम्हारे लिए।
दिस इज व्हाट, ये येलो येलो जो दिख रहा है वो थोड़ा क्या है, फ्यूल रॉड है। यहाँ तक पीछे तक सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये क्या है, फ्यूल रॉड से बीच में ये जो डाला हुआ है ये कंट्रोल रॉड्स। बेसिकली कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है, एब्सॉर्ब करना। सपोज कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि रेडिएशन फैलने लगा या कोई एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, आप क्या करोगे, कंट्रोल रॉड को पूरा अंदर कर दोगे, तो जितने भी न्यूट्रॉन है वो सारे हाँ यार, सारे के सारे न्यूट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यदि सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, लाइक जैसे तुमने इतना एंटर किया तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, तुमने और एंटर कर दिया तो वो तीन में से दो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एंटर कर दिया तो तीन के तीनों न्यूट्रॉन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तीनों न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि चेन रिएक्शन खत्म, चेन रिएक्शन खत्म मतलब एफिशिएंट रिएक्शन खत्म, राइट। तो कभी भी तुरंत तुम्हें सपोज एक्सीडेंट हो गया या फिर एनी रीजन से तुम्हें अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करना है, तो तुम क्या करोगे, कंट्रोल रॉड्स को पूरा अंदर कर दोगे, समथिंग लाइक दैट। वो सारे के सारे न्यूट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और चेन रिएक्शन रुक जाएगी। दिस इज व्हाट द कंट्रोल रॉड्स। ये अंदर ही क्या है, मॉडरेटर है। ये मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करेगा। इसके आसपास, ट्यूब के आसपास क्या है, मॉडरेटर है। ये न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। न्यूट्रॉन की स्पीड कम होगा तो फ्यूल रॉड में लगातार क्या होने मिलेंगे, तुम्हें चेन रिएक्शन होने लगेगी, ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकलने लगेंगे। जब भी चेन रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है। ये हीट यहाँ पर क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। तो यहां पर जो हीट जनरेट हुई, सॉरी, यहां पर जो हीट जनरेट हुई कहां पर होगी, फ्यूल रॉड के पास। वो हीट किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही उसको हीट बॉइल होगा तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो डायरेक्टली प्रेशराइज स्टीम होती है, वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, देखिए स्टीम लाइन जाती है कहाँ पर, टरबाइन में जाती है। टरबाइन को उसने क्या किया, रोटेट किया। टरबाइन रोटेशन मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या रहता है, कूलिंग टावर। रीजन भी कूलिंग टावर का काम क्या है, ये जो कोर एरिया है ना, ये हाईली सेंसिटिव है। क्यों है, क्योंकि रेडिएशन का खतरा हमेशा रहता है। तो जो कोर एरिया होता है वो सिर्फ कोर एरिया नहीं है, कोर एरिया के आसपास कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें रखी जाती है, स्टील की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है, क्योंकि कोर एरिया से रेडिएशन बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कोर एरिया पूरी तरह से पैक होता है, समझ पा रहे हो। पैक क्यों करना पड़ता है, कंक्रीट से पैक करोगे, स्टील से पैक करोगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें लगाई जाती है कोर एरिया चारों तरफ से, क्योंकि कोई भी रेडिएशन बाहर ना निकल पाएगा। क्योंकि रेडिएशन बाहर निकलेगा तो वहां पे जो वर्कर है उनकी जिंदगी के लिए खतरा रहेगा। लगातार एक्सपोजर मींस म्यूटेशन चेंज, डीएनए चेंज एंड कैंसर, सिर्फ आपके नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी के भी, ठीक है। तो इस मोटी मोटी दीवारों से उनको क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि टेम्परेचर, लगातार हीट जनरेट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ये जो आउटर वॉल भी है ना, ये सब भी क्या रहते हैं, गर्म होती रहेंगी। तो इनमें लगातार कंडेंसिंग कूलिंग वाटर लगातार फ्लो होते रहना चाहिए। तो वो हीट को क्या करेंगे, आपके टेम्परेचर को कम करते रहेंगे, हीट को बाहर ले जाएंगे। गर्म होके, गर्म चीज में पानी का कांटेक्ट करो तो गर्म चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हीट का ट्रांसफर बेसिक चीज है ना, हीट का ट्रांसफर गर्म चीज से हल्की ठंडी चीज में होता है। अगर सपोज ये बॉडी क्या है, वार्म है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में पानी लेके आ रहा हूँ, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी हीट को ट्रांसफर कर देगा, अपने से किस में दे देगा, वाटर में दे देगा, और पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये करना जरूरी है, इसमें क्या करना है तुम्हें, वाटर सर्कुलेट करना जरूरी है, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आउटर वॉल क्या हो जाएंगी, मेल्ट करने लगेंगे। उससे बड़ा कुछ नहीं। शांति भी लाया है, अभी कितने लोगों ने पढ़ा है,
सुना भी नहीं होगा, पढ़ा है सबने? कैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? क्या था साथी में? So privatization. प्राइवेटाइजेशन ऑफ ये यस न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्कस करेंगे हम लोग शांति बिल के बाद। करंट की चीजें डोंट वरी, सारी डिस्कस की जाएंगी यहाँ पर। तो इट्स वर्किंग ऑफ कुछ पूछना है? हाँ Control wall rods की जो डेप्थ होती है उसमें से कैसे absorption डिसाइड होता है, like कितना absorption होगा, उसकी डेप्थ कैसे फिक्स है? मतलब सपोज ये है, ठीक है, 1/3 तुमने एंटर कर दिया, सेम चीज आपको करेगा, इस तरीके से डिजाइन की जाती है, ठीक है। अब तुम पूछो ऐसी डिजाइन कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग साइंटिस्ट हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं। मैं अदना सा यूपीएससी टीचर जिसको उतने पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब वो एकदम डिजाइन कैसे करता है, इट्स बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वो तुम्हारी वो भी जरूरत नहीं बेटा, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देख, अगर 1/3 एक न्यूट्रॉन एंटर करेगा, 2/3 एंटर किया 2 न्यूट्रॉन एंटर करेगा, अगर पूरा एंटर कर दिया तो 3 से 3 न्यूट्रॉन एंटर करेंगे, और ये डिजाइन ऐसे बनेगा। हाँ वही मतलब है कि कैसे एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, डिजाइन के बारे में मैं उसको क्लैरिटी नहीं, लेकिन बट कैसे एब्जॉर्ब करता है देख रहे। मैंने बताया था कंट्रोल लॉस क्या होती है, बेसिकली कैडमियम बोरॉन, कैडमियम एक गैस होती है, कैडमियम क्या रहता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे तुम एक बार भी पढ़ोगे ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कैडमियम की रॉड हो और बोरॉन की रॉड हो, ये कैसे रहते हैं, एक नहीं रहता, आइसोटोप्स रहते हैं। आइसोटोप होने का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस का एक चीज होता है रेजोनेंस, ठीक है, न्यूक्लियस का रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस मींस उस एनर्जी के न्यूट्रॉन को वो एब्जॉर्ब करने की ठीक है, हर न्यूक्लियस का अलग अलग होता है, ठीक है, रेजोनेंस जो न्यूट्रॉन का। अब कई सारे क्या है आइसोटोप्स, कई सारे न्यूक्लियस टाइप होंगे, तो हर का एब्जॉर्प्शन पावर जो होगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब तो करना चाह रहा है बट उसका रेजोनेंस अलग अलग होगा। अब इसमें से जो न्यूट्रॉन निकले हैं, किसी का कुछ होगा एनर्जी, किसी का कुछ होगा एनर्जी, बट यहाँ भी तो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस वाले हैं कैडमियम की क्षण में मॉलिक्यूल, को वो क्या करेंगे, डिफरेंट कोई भी लेके तुम चले आओ, कितनी भी एनर्जी का होगा न्यूट्रॉन उसको एब्जॉर्ब, हर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, राइट। और कोई क्वेश्चन रह रहा है पूछ सकते हो, अभी काफी कुछ है बताने के लिए, अपना टाइम भी है। चेरनोबिल, देखिए इनमें से मैं अभी अभी फिर भी वही है ना कि उसमें भी बहुत लंबा मेरे को जाना पड़ेगा। इसमें दो भी चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं, एक मैन मेड डिजास्टर है, एक नेचुरल डिजास्टर है। ऐसे नहीं बोला जा सकता कि चेरनोबिल में पूरी तरह से मैन मेड प्रॉब्लम थी, या तो चेरनोबिल में नेचुरल भी रीजंस थे और मैन मेड रीजंस भी थे। ये मैं तरह से डिसाइड करूंगा जब भी मैं फुकुशिमा भी अच्छे से डिसाइड करूंगा, और चेरनोबिल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अच्छे से, है ना। आते हैं ये समझ में आ गया क्या सबको? बेसिकली इंडिया में दो तरीके के रिएक्टर है, एक का नाम है PWR, एक का है PHWR। PWR होने का मतलब है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इसका है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर। तो इंडिया में जितने भी रिएक्टर है उसकी क्या है, PHWR है, और BWR स्टार्टिंग में जो तारापुर में लगा था वो क्या था, BWR। आगे बढ़ते हैं, क्या BWR है, PWR है।
इम्पोर्टेंट है ये भाई। महाराष्ट्र में बहुत ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं? करंट ये चीज है कहाँ पर? जैतापुर, जैतापुर है महाराष्ट्र में, ये पता है? तो कलकत्ता कहाँ है जैतापुर? देख लो, बड़ी मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को तो आइडिया मिले। पूरे इंडिया में सबसे बड़ी फैसिलिटीज होने वाली है अगर ये जैतापुर में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाले हैं, सारे PHWR। तो तुम लोगों को क्यों नहीं पता है? जब एक साल से पढ़ लो तुम लोग, तो बीइंग महाराष्ट्र कई बार न्यूज में आया होगा। मराठी मानुस हो तुम लोग, हाँ। प्राउड मराठी मानुस। अपने राष्ट्र के बारे में, सॉरी अपने देश के बारे में ऐसी बात है, ये लंबा जाएगा, ये इसको पढ़ाने में टाइम लगेगा, बहुत टेक्निकलिटीज है इसको पढ़ाने में, बट समझ में आएगा। ये इसके बाद वीडियो को ऐसी बात करने से क्या क्या जो क्वेश्चन है पूछना चाहो तो पूछ सकते हो आप। मैं फ्री हूँ, तुम लोग क्वेश्चन पूछो, जो वो भी है वो भी मैं देखता हूँ, अगर बता सका तो बता सको। कूलेंट का काम बेसिकली क्या है कि ये कोर है, कोर में अगर फ्यूल रॉड लगातार फिशन होगा, लगातार हो रहा है, फिशन होगा तो क्या होगा? एनर्जी जनरेट होगी। ये एनर्जी यहाँ का टेम्परेचर को राइज करता रहेगा। मुझे हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरा सिस्टम या कोर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। कूलेंट का काम क्या है? यहाँ से हीट को उठाकर दूसरी जगह, इसमें हम क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं। वाटर ठंडा पानी है, हीट उसको मिलेगी, वो गर्म हो जाएगा। ये लेकिन दूसरी जगह पे गर्म पानी को डंप करेंगे या कुछ वापस इसमें क्या डालना होगा? वो अगेन जो हीट होगी उसको क्या करके एब्जॉर्ब करके अपना क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा। नाउ यू गॉट इट। कूलेंट होने का मतलब है कि आप पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। और कुछ तो क्वेश्चन एंड जो भी क्वेश्चंस के डाउट है ना यार, कल तुम लोगों को मिल जाएंगे कल, एंड ये भी हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, और जो भी क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। प्लूटोनियम 239 इसलिए है क्योंकि यूरेनियम 239 अगर 235 अगर मैं यूज करता तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए था? एनरिचमेंट फैसिलिटी चाहिए, इंडिया के पास नहीं है। कहां से लोगे आप? वही तो बात है ना कि आपने एनपीटी साइन नहीं किया है, आपको कोई क्यों देगा? और फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तो कोई भी नहीं देता है। एनरिचमेंट फैसिलिटीज मिलती हैं तो आपको 5% तक के लिए मिलती हैं, क्योंकि वही तो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए होता है। कहानी अलग है। पाकिस्तान में एक साइंटिस्ट है ए खान, अब वो चाहे कंट्री से प्यार बोल लो या फिर जो भी बोल लो, ये मिस्टर ए खान यूरोपियन एजेंसी में काम करते थे, जो न्यूक्लियर ये क्या था, मैंने क्या बताया था, सेंट्रीफ्यूग। एक कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी, जो सेंट्रीफ्यूग बनाती थी। उस कंपनी में इंजीनियर काम करते थे। उन्होंने वहां से डिजाइन चोरी की, डिजाइन चोरी करके यूरोपियन मार्केट में घूमते रहे, उसके पार्ट्स कलेक्ट किए और पाकिस्तान में आके उन्होंने सेंट्रीफ्यूग बना दिया। दैट्स व्हाई पाकिस्तान का
वेपन प्रोग्राम किस पे, यूरेनियम बेस्ड पे, और इंडिया के पास सेंट्रीफ्यूज नहीं था, इस वजह से इंडिया क्या करता है, प्लूटोनियम बेस्ड। किसको, सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी पे नहीं, तो वो बना चुका तब उनको पता चला, वो हिडन था। ईरान के साथ प्रॉब्लम ये थी कि पूरा डेवलप नहीं कर पाया था, इस वजह से अटैक हो गया। पाकिस्तान ने पूरा डेवलप कर लिया, बाद में पता चला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दे जरा, कोई क्वेश्चन हो तो। समझ आ रहा है? और भाई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार। कल आंसर मिल जाएंगे उससे। हाँ, कल सारे आंसर। नहीं, डेप्थ में नहीं पूछेगी, बट जब तू वर्किंग नहीं समझ पाएगा तो उससे रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स नहीं समझ पाएगा। मैं बता तो रहा हूँ, मैं ये जो टेक्निकल डिटेल्स बताता हूँ तुझे, जियोपॉलिटिक्स से रिलेट कर दूंगा ना, और तुझे जियोपॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है, तब तू ये समझ पाएगा। बाकी इतना वो टेक्निकल डिटेल जरूरत नहीं है। बट अगर तू पूछेगा कि क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल 2012 यूपीएससी प्रीलिम्स, मॉडरेटर का क्या काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, अब इतना छोटा सा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में 2012 में आया हुआ। अब तो पूछेगा क्वेश्चन ही नहीं आता, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन से आता है। अबे फिर वही तो, फिर डिफेंस देख यार, आईसीबीएम ऐसे काम करता है, देखो पैराबोलिक है। आईसीबीएम को मिड कोर्स में करना सबसे आसान, टर्मिनल फेज में नहीं कर पाएगा, टर्मिनल फेज में नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईसीबीएम की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको मिड कोर्स में इंटरसेप्ट करने का सबसे अच्छा है। मिड कोर्स मतलब समझ रहा है ना, ये ऐसे गया, यहाँ पर अगर इंटरसेप्ट करेगा सो फॉर सो गुड, बट जैसे ही टर्मिनल फेज में आया मतलब उसमें नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीड कितनी हो जाती है, मैक 25 मीन्स बहुत ज्यादा, इंटरसेप्ट करने का टाइम नहीं मिलता। Yes, फास्ट रिएक्टर में मौजूद है, और मिस्टर मोदी जब फ्यूल लोडिंग हो रही थी फास्ट रिएक्टर प्रोटोटाइप, मिस्टर मोदी वहां पर गया था। इन सब चीजों पे नजर रखा, कुछ निकल जाओ। ठीक है।
ऑलरेडी मतलब वो तो कंट्रोल वो भी तो जनरेट होगी। लेकिन इतनी ज्यादा नहीं तो फिर भी यूजफुल है ना, उसको तो तुम्हें बाहर करना पड़ेगा। मैं बोलूँ एक कमरा है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा हीट देते रहो, थोड़ा थोड़ा सा हीट देते रहो। अगर हीट बाहर में निकालोगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, इवेंचुअली मेल्ट होगा। ठीक है, चल समझ में आ रहा है। एक चीज तो ये है बेटा, इसी हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। बिल को मुझे बाहर ले जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी मैं बोला तो सेकेंडरी चीज है, पहला फंक्शन उसी का यही है ना कि हमें क्या करना है। आज के लेकिन जैसे कैसे अभी रोज लेक्चर होते रहेगा ना और नॉलेज कैसे बर्बाद हो सकता है, तो हो सके उसका थोड़ा सा आधा कोई बात नहीं, इसीलिए कल मैं वो धीमे धीमे चले। पहला लेक्चर था तो नया नया चल, लेकिन वो रोज होने वाला है ना, तो एक नहीं अब ऐसा इतनी तेजी से नहीं होगा, आराम आराम से ठीक है, डोंट वरी, मेरे से बहुत क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। हाँ वो रह गया एनवाईपी, कल देखता हूँ। साइंस टेक अभी पढ़ना है, कौन सी बुक रेफर करूँ या कोई नहीं, करंट पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। अभी बाकी मैं पढ़ाऊंगा और नोट्स बनवाऊंगा। मोस्टली करंट पर्सपेक्टिव से ही क्वेश्चंस करेंगे। हाँ करंट से ज्यादा, करंट में ज्यादा 15 क्वेश्चंस 15 हाँ इतना ही है, 15 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे करंट से रहेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी क्लास में करंट उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट्स। कैसा हो रहा है ना, मतलब कौन किसके पास कितनी पावर्स है, किस पावर तो डॉट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से। फिर वही चीज की टेरेन पे भी बात एक बार आ जाती है ना कि आज जैसे ये साइंस इम्पैक्ट कर रहे हैं तो उसका टेरेन कैसा है, कहाँ पे कौन सी मटेरियल सारा जाएगा, तो वो कैसे पता चलता है। क्योंकि एक चीज अगर उसके बारे में देखी तो उसके डेप्थ तक मुझे जाना है, तो ऐसा हो रहा है मेरे से। तो बिल्कुल डेप्थ तक जाओ, हम लोग तो रेडी है ना, हम लोग तो पढ़ते ही ऐसा है कि पूरा डेप्थ तक कंप्लीट हो। तो कॉलेज पढ़ते पढ़ते ऐसा कोई एक चीज अगर नहीं दिख गई, चाहे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी या नहीं होगी, उसको जानना है, वो क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए ना। आगे रह जा रहा है फिर कौन सा रह जा रहा है, जैसे पढ़ने के लिए। वो तो कल हो जाएगा, थोड़ा क्यूरियस रहो, बाकी चीजें जो भी रह रही हैं वो कल हो जाएगी तुम्हारी, है ना। डोंट वरी, उसको छोड़ दो तुम। हाँ बोल। हाँ नोट्स मैं बनवाऊंगा, यहाँ पर लिखवाऊंगा। हाँ लिखवाऊंगा। नहीं 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 लिखता रहूँ, समझ में आ रहा है तेरे को। ठीक है सर, वर्ल्ड से कोई भी कंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते ना? हाइपरसोनिक फिर वो बात अलग हो गई। हाइपरसोनिक सुपरसोनिक ये क्रूज मिसाइल होती है। बैलिस्टिक तो सभी हाइपरसोनिक ही हो गए, बैलिस्टिक टर्मिनल फेज में, बट उसमें भी एक होती है आईसीबीएम, कई सारी होती है, देख ध्यान से सुन। एक होती है जैसा मिड रेंज सपोज 2500 किलोमीटर तक की रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल, उसको मिड रेंज बोलेंगे, ठीक है। एक होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी रेंज कितनी होती है 500 किलोमीटर से ज्यादा जो रेंज होती है उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक। ये हाँ, इसको कोई 100% नहीं बोल सकता है कि मैं इसको इंटरसेप्ट कर दूंगा। आईसीबीएम को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, 100% कोई नहीं बोल सकता। हाँ भाई समझ में आ रहा है तेरे को? अभी आप धीरे बोल कर से भी जमता था, इधर ही था ना। क्या हुआ? अच्छा धीरे बोलते तो भी जमता। समझ में आ रहा है ना तेरे को? आ रहा है अच्छे से पढ़ाई कर, माइक लगाना। बस माइक लगाओगे? हाँ सर, पीछे आवाज नहीं आता आपके पास, इसीलिए मैं बोला इधर वो था ना, तब आप एकदम जोर से बात करते, उधर तक आवाज जा रहा था, और जब क्लास चालू था ना इतनी देर में बस इधर तक आवाज आ रहा था। तुम लोग तुरंत एक काम करो, थोड़ा सा इसमें क्या है प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन वालों को, तो वो आवाज इको होने लगता है। अच्छा, इसीलिए मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ कि तुम लोगों को सुनाई पड़े। अगर फिर भी सुनाई नहीं पड़ेगा तो तुरंत ऐसे कर देना, मैं दोबारा से रिपीट कर। अच्छा नहीं तो चिल्ला के बोल दो मेरे को। तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए मैं सो गया। छोड़ लो यार, इसके लिए हम लोग हैं। नो गलत बात है। कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम करे कि आवाज नहीं सुनाई दे रही, तुरंत चिल्ला के बोलो कि सर आवाज नहीं आ रही है। इतना चिल्लाने के लिए एक ही जने नहीं तू भी चिल्लाएगा, ठीक है।
चलेगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तेज बोलूं, बट हो जाता है ना कभी कभी पिच लो एंड वो आपके नोट बाकी वो समझ बैठ नहीं पाएगा। लिखता हूँ। नाही तूच बघ आम्हाला सर शिकवलं अरे मजा आ रहा है क्लास में। ठीक है ना? हाँ, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। चल ठीक है, थैंक यू सर। चलो सर। ओके बाय बाय। आप लोग हेलमेट घेतला का? हेलमेट याद सताए तेरी नींद चुरा तो दिन लगे ना बाबा। ती खूप फुलं होती ना, हा. त्यामुळे थांबून भेटून जा. मग? तर नाही म्हणून माझी काळजी आहे. ते येणारच आहे.